नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार कुंभ में भी टकरा रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संगम के जल को लेकर आंकड़े अलग अलग दे रहे हैं। दोनों के डेटा टकरा रहे हैं। दिल्ली वालों के आंकड़े यूपी वाले नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अब देखना है कि यूपी का नया डेटा दिल्ली स्वीकार करती है या नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार दिल्ली वालों के आंकड़ों को नहीं मान रही है। दिल्ली सरकार कह रही है कि संगम का पानी स्नान करने लायक नहीं है, तो मानकर चलें कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को सनातनी नहीं मानेंगे। क्या लखनऊ वाले कहेंगे कि दिल्ली वाले सनातनी नहीं हैं? मैं तो मांग करूंगा कि भाजपा के नेताओं के घर संगम का पानी टंकी भरकर पहुंचाया जाए, वो उसी संगम के पानी से खाना बनाएं, स्नान करें और पीते भी रहें। ये लोग खाना बनाने, नहाने और पीने के लिए संगम का पानी स्वीकार करें। बता दें कि मोदी के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी ने 3 फरवरी को एनजीटी में एक रिपोर्ट देकर बताया कि प्रयागराज संगम का पानी नहाने लायक नहीं है। वहीं यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी यूपीपीसीबी ने 18 फरवरी को एनजीटी में एक नई रिपोर्ट देकर सेंट्रल की रिपोर्ट को झुठला दिया। इसके बाद कहा जा रहा है कि महाकुंभ पर योगी और मोदी शाह आमने सामने आ गए हैं। मोदी शाह नहीं चाहते कि योगी की छवि हिंदू हृदय सम्राट की बने, जो कि योगी सोच रहे थे कि महाकुंभ सही से कराकर छवि ऐसी बनेगी, लेकिन अब केंद्र सरकार ही उनकी छवि को बट्टा लगा रही है। योगी सरकार ने कहा है कि नाले का पानी प्रयागराज की गंगा यमुना नदी में सीधे तौर पर नहीं गिर रहा है। कुल 6 पॉइंट पर पानी नहाने लायक है। सिर्फ शास्त्रीय ब्रिज के नीचे पानी की गुणवत्ता थोड़ी बहुत सही नहीं है और इसके जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि एनजीटी ने योगी के बोर्ड की रिपोर्ट पर असंतोष जताया है और कहा कि अगर सेंट्रल की रिपोर्ट गलत है तो यूपी वाले एक्शन लें। एनजीटी ने यूपीपीसीबी से गंगा यमुना के पानी की गुणवत्ता पर 1 हफ्ते में नई विस्तृत रिपोर्ट मांगी। इस पर अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। दरअसल ये पूरा मामला उन 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है जो महाकुंभ में संगम स्नान करने प्रयागराज आए हैं। दिल्ली के बाद अब सबकी नजर बिहार चुनाव पर है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर के दौरान विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ पिछले चुनाव के दौरान बीजेपी की बदौलत एनडीए की सत्ता में वापसी हुई थी। ऐसे में इस बार फिर बिहार की सियासत में बीजेपी का रोल सबसे अहम होने वाला है। दूसरी ओर बीजेपी की सहयोगी इस बार अपने बिखरे जनाधार को मजबूत करने की प्लानिंग कर चुकी है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। आज नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा खत्म होने के साथ ही जेडीयू ने 125 सीटों की पहचान कर ली है, जहां वो खुद को मजबूत बताते हुए सीट शेयरिंग में अपना दावा ठोकने का मन बना चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है उनमें से 20 सीटों पर बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं या ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने पिछला चुनाव लड़ा था और उसमें हार मिली थी। हालांकि बीजेपी ने कहा कि सीट बंटवारे पर चर्चा करना अभी जल्दबाजी होगी। बीजेपी प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि सीट बंटवारे पर चर्चा करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन एनडीए के सभी सहयोगी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और सूची तैयार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में एक समारोह में पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। लगभग 9.80 करोड़ लाभार्थियों को उनके खातों में 2000 रुपए मिलेंगे, जिसके लिए केंद्र ने 22,000 करोड़ आवंटित किए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि 18वीं किस्त में किसानों को करीब 20,665 करोड़ रुपए मिले। महाराष्ट्र में जिस हिसाब की राजनीति चल रही है वो हर एक घटना पर सोचने को मजबूर कर रही है। अब पीएम मोदी और शरद पवार का एक वीडियो चर्चा में बना हुआ है। दरअसल दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने शरद पवार को कुर्सी में बैठने में मदद की। न्यूज एजेंसी एनआई द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में देखा गया कि पीएम मोदी ने बुजुर्ग शरद पवार के लिए न केवल कुर्सी पीछे की बल्कि उन्हें बैठाने के लिए हाथ से सहारा भी दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है और दोनों के रिश्तों को लेकर नए कयास लगाए जाने लगे हैं। दोनों नेता अगल बगल बैठे, जिसके बाद शरद पवार ने पीएम मोदी की तारीफ भी की। शरद पवार ने कहा कि जब पीएम मोदी को उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया तो मोदी ने बिना किसी देरी के तुरंत स्वीकृति दे दी। शरद पवार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाने में पीएम मोदी की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया और कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच गहरा रिश्ता है और ये केवल राजनीतिक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक भी है।
शरद पवार के इस बयान के नए सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। क्या एकनाथ शिंदे आर पार के मूड में आ गए हैं? महाराष्ट्र की महायुति सरकार में बढ़ते तनाव की खबरों के बीच शिंदे ने आखिर क्यों कहा है कि मुझे हल्के में ना लें, मैंने सरकार गिरा दी थी? क्या महाराष्ट्र में गठबंधन पर संकट मंडरा रहा है? बता दें, शिंदे ने कहा है कि मुझे हल्के में मत लीजिए। जो लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं उनसे मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं एक सामान्य पार्टी कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं बाला साहेब और दीघे का कार्यकर्ता हूं और सभी को मुझे इसी से समझ लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जब लोगों ने 2022 में मुझे हल्के में लिया तो घोड़ा पलट गया और मैंने सरकार बदल दी। उन्होंने कहा कि हम आम लोगों की सरकार लाए। विधानसभा में अपने पहले भाषण में मैंने कहा था कि मैं और देवेंद्र फडणवीस जी को 200 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और हमें 232 सीटें मिली, इसलिए मुझे हल्के में मत लीजिए। जो लोग इस संकेत को समझना चाहते हैं वो इसे समझ लें और मैं अपना काम करता रहूंगा। बता दें, शिंदे का बयान फडणवीस के कदम के बाद आया है। दरअसल फडणवीस ने शिंदे के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान शुरू हुई एक हाउसिंग प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए हैं। इससे दोनों नेताओं के बीच अनबन और तेज हो गई है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में तगड़ी तकरार चल रही है। दरअसल महायुति में तनाव की खबरों के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय ने जालना में उस आवासीय परियोजना की जांच का आदेश दिया है जिसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने मंजूरी दी थी। मौजूदा फडणवीस सरकार के इस फैसले से शिंदे की शिवसेना नाराज है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक कार्यालय ने सिडको से उन आरोपों की जांच शुरू करने को कहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक रुकी हुई परियोजना को फिर से शुरू कर दिया गया था। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जालना में है और इसकी कीमत लगभग 900 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट को 2020 में रद्द कर दिया गया था क्योंकि ये घाटे का सौदा साबित हुआ, मगर फरवरी 2023 में जब शिंदे मुख्यमंत्री और शहरी विकास विभाग के प्रमुख भी थे तब इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर दिया गया। महायुति 2.0 सरकार बनने के बाद से फडणवीस और शिंदे कई मुद्दों पर आमने सामने आ चुके हैं। ये शिंदे के लिए एक और झटका है। राहुल गांधी के मायावती पर बयान के बाद और ये बताने के बाद कि उनको इंडिया गठबंधन ने ऑफर दिया था, अब मायावती लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाने पर ले रही हैं। अब मायावती ने कहा है कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। ये आम चर्चा है जिसके कारण यहाँ बीजेपी सत्ता में आ गई है, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि ये पार्टी अपने ज़्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी न बचा पाए। मायावती ने कहा कि इस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर व खासकर बीएसपी के प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी जरूर झांक कर देखना चाहिए तो ये बेहतर होगा। इनको यही सलाह है। साथ ही दिल्ली में बनी गई भाजपा सरकार को यहाँ चुनाव में खासकर जनहित व विकास संबंधी किए गए अपने तमाम वादों को समय से पूरा करने की चुनौती है, वरना आगे चलकर इस पार्टी का भी हाल कहीं कांग्रेस जैसा बुरा ना हो जाए। बता दें, राहुल गांधी ने रायबरेली में दलित छात्रों को संबोधित करते हुए मायावती के बारे में कहा था कि अब मायावती ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। हमने उनसे साथ आने को कहा था लेकिन वो नहीं आई। अगर तीनों यानी कांग्रेस, सपा, बसपा साथ आते तो बीजेपी हार जाती। बता दें, मायावती लगातार कांग्रेस पर हमले कर रही हैं। विश्लेषकों का कहना है कि मायावती को डर है कि कहीं दलित वोट कांग्रेस के पास ना चला जाए, क्योंकि राहुल गांधी लगातार संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं और दलितों के लिए आवाज भी उठाते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली के लालगंज क्षेत्र में युवाओं के साथ बातचीत करते हुए उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अमेरिका की प्रेस को बोल रहे हैं कि अडानी मेरा मित्र है और मैं इसके बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति से सवाल नहीं पूछूंगा। उन्होंने कहा कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज है कि इसने भ्रष्टाचार और चोरी किए है। हमारे प्रधानमंत्री वहां जाकर कहते हैं कि हमारा निजी मामला है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। राहुल ने कहा कि अगर वो सचमुच में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होते तो वो ट्रंप के पास जाकर कहते कि मुझे बताओ क्या है, मैं जांच करूंगा और उनको भेजने की जरूरत होगी तो मैं उन्हें भेजूंगा। दरअसल अमेरिका दौरे पर गए पीएम मोदी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे सवाल किया गया था कि क्या आपने ट्रंप के साथ गौतम अडानी मामले पर चर्चा की और क्या आपने मामले में ट्रंप से कार्रवाई करने की बात कही है। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा था, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न ही बात करते हैं। अमेरिका से भारतीय निर्वासित लोगों को लेकर अमेरिकी विमान के अमृतसर पहुंचने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी। बिना वैध दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहे भारतीयों के दूसरे जत्थे को लेकर अमेरिका का विमान
15 और 16 फरवरी को भारत पहुंचा था। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम लोगों ने अपनी चिंता अमेरिकी सरकार के साथ साझा की थी कि निर्वासित किए जा रहे लोगों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए और उनकी धार्मिक संवेदनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी समझ के हिसाब से 15 और 16 फरवरी को अमृतसर में जो जहाज आए उसमें बच्चों और महिलाओं को किसी भी प्रकार की भीड़ियों का शिकार नहीं होना पड़ा। दरअसल जब अमेरिका का पहला विमान निर्वासित किए गए भारतीयों को लेकर भारत पहुंचा था तब उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां थीं। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिका की ओर से दी जाने वाली कथित आर्थिक मदद रोकने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन की ओर से भारत को कुछ गतिविधियों और फंडिंग से जुड़ी जानकारी मिली है जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इससे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर चिंता बढ़ी है। इस मामले को लेकर संबंधित विभाग और एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस समय सार्वजनिक टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, इसलिए संबंधित अधिकारी इस पर नजर रखे हुए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर अपडेट मिलेगा। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दी जाने वाले आर्थिक मदद रोकने के फैसले को लेकर कहा था कि हम भारत को $21 मिलियन क्यों दे रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और ट्रंप की धमकी सुनकर आ गए। ट्रंप ने कहा ब्रिक्स खत्म कर देंगे, मोदी मुस्कुरा रहे थे। ट्रंप ने कहा भारत पर टैरिफ लगा देंगे, मोदी मुस्कुरा रहे थे। ट्रंप ने कबाड़ F-35 विमान भारत पर थोपे, मोदी मुस्कुरा रहे थे। नरेंद्र मोदी खुद अमेरिका जाकर अपने देश को अस्थिर कराए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी बिना बुलाए अमेरिका जाते हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ समारोह में नहीं बुलाया गया, लेकिन फिर भी वो अमेरिका गए। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि जब मंच से डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, सीधा अपमान, सीधी धमकी दे रहे थे, तब पीएम मोदी स्माइल कर रहे थे। यह तो समझ में नहीं आया कि क्या कह रहे हैं, मुस्कुराने लायक कोई बात नहीं थी। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि पीएम मोदी ट्रंप की धमकी सुनकर आ गए, वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन ये मुस्कुरा रहे थे। ट्रांसलेटर 2 थे, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। जिन F-35 विमानों को अमेरिका के अडानी, एलन मस्क कबाड़ बता चुके हैं, वही 35 भारत पर थोपे जा रहे हैं और साहब मुस्कुरा रहे हैं। ये अमेरिका में जो हुआ और ये हमें कहते हैं कि हम यूएस एड से पैसा लेकर इंडिया अस्थिर करते हैं। आप खुद जाकर अपनी सरकार को, अपने देश को अस्थिर करके आए हैं, उसका जवाब कौन देगा। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने कहा कि एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएस एड ने नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिए। अगर इतनी सुरक्षा एजेंसियों के होते हुए भी मोदी सरकार ने भारत में $21 मिलियन आने दिए तो ये शर्म की बात है। वहीं जब इस बारे में मोदी सरकार से सवाल पूछा गया तो कहने लगे ये पैसा 2012 में यूपीए के समय आया था। ऐसे में क्या 2014 में बीजेपी इसी पैसे से जीती थी। सच्चाई ये है कि यूएस एड के ये $21 मिलियन बांग्लादेश के एनजीओस को गए हैं। एक समय भारत के प्रधानमंत्री के पद की ऐसी साख होती थी कि अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ता था, लेकिन आज अमेरिका से बांग्लादेश में $21 मिलियन आ गए, पर नरेंद्र मोदी को कुछ पता ही नहीं। ये आपका कैसा सूचना तंत्र है, ये आपका कैसा इंटेलिजेंस है। क्या बांग्लादेश में आई स्थिरता का असर भारत पर नहीं पड़ेगा। पवन खेड़ा ने कहा कि हम यूएस एड या किसी फंडिंग एजेंसी के खिलाफ नहीं है। देश में फंडिंग के लिए कानून है जिनके तहत बीजेपी से जुड़े एनजीओस भी फंड लेते हैं, लेकिन जानबूझकर सिर्फ कांग्रेस का नाम लेना गलत है। जब स्मृति ईरानी यूएस एड की ब्रांड एम्बेसडर थी और सिलेंडर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, तो क्या वो प्रदर्शन यूएस एड करवा रहा था। अन्ना हजारे ने दिल्ली में आंदोलन किया, हमारी सरकार यहाँ हारी, फिर वो अमेरिका गए और रोड शो किया। फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता था, उसमें आरएसएस भी शामिल था। सच्चाई ये है नरेंद्र मोदी ट्रंप से एक तरफा रिश्ता निभाते हुए देश की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन के सरकारी दक्षता विभाग ने 16 फरवरी को घोषणा की थी कि उसने कई परियोजनाओं के साथ साथ भारत में मतदाता मतदान के लिए $21 मिलियन के यूएस एड के वित्त पोषण को भी रद्द कर दिया है, जिसके बाद भारत में बवाल मच गया। बीजेपी सोरोस और न जाने क्या क्या लेकर आ गई और कांग्रेस पर भारत की चुनाव प्रक्रिया में कथित बाहरी प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने खुद बुधवार को कहा कि हमें भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन क्यों खर्च करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वो किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे।
वहीं इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त रिकॉर्ड से पता चलता है कि 21 मिलियन डॉलर की यह राशि 2022 में भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए स्वीकृत की गई थी। इसमें से 13.4 मिलियन डॉलर पहले ही वितरित किए जा चुके हैं, जो जनवरी 2024 के चुनावों और इन चुनावों की अखंडता पर सवालिया निशान लगाने वाली परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश के छात्रों के बीच राजनीतिक और नागरिक चुनाव के लिए हैं, जो शेख हसीना को पद से हटाने से 7 महीने पहले हुआ। कांग्रेस ने इंडियन एक्सप्रेस की खबर को ट्वीट कर लिखा है कि ट्रंप और मस्क ने मिलकर यूएस एड को लेकर झूठ बोला। इस बेसिर पैर के झूठ को भारत में बीजेपी और गोदी मीडिया ने फैलाया, लेकिन अब सच सामने आ गया है। 21 मिलियन डॉलर भारत में नहीं बांग्लादेश में खर्च किए गए। वहां ये पैसा जनवरी 2024 के चुनाव से पहले खर्च हुआ। क्या बीजेपी और मीडिया इस झूठ के लिए माफी मांगेगा? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि झूठ सबसे पहले वॉशिंगटन में बोला गया, फिर झूठ को भाजपा की झूठ सेना द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, गोदी मीडिया पर बहस के लिए झूठ गढ़ा गया, अब झूठ का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है। क्या झूठे लोग माफी मांगेंगे? राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कह दिया है कि ब्रिक्स टूट चुका है। जब से उन्होंने ब्रिक्स देशों पर 150% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, उनके बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला। अब ट्रंप का यह दावा मायने रखता है, क्योंकि सत्ता में आता ही राष्ट्रपति की पहली प्राथमिकता डॉलर को सुरक्षित रखना है। उसके लिए हर कीमत पर वो हर कदम उठाने को तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक जारी बयान में कहा, ये ब्रिक्स वाले देश हमारे डॉलर को तबाह करने की कोशिश में थे, ये अपनी खुद की एक करेंसी बनाना चाहते थे। ऐसे में जब मैं सत्ता में आया, मैंने साफ कर दिया था कि अगर ब्रिक्स देशों ने डॉलर को कमजोर करने के बारे में सोचा भी तो उन पर 150% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके बाद से ही ब्रिक्स टूट गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा उनको क्या हो गया है, लेकिन उनके बारे में उसके बाद से कुछ नहीं सुना। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए देने के बीजेपी के चुनावी वादे पर फैसला नहीं होने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता दिल्ली सरकार पर लगातार हमलावर हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2500 रुपए प्रति माह की योजना जो दिल्ली की हर महिला को मिलने हैं वो पास होगी, लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। वहीं विपक्ष के आरोपों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में 15 साल कांग्रेस का शासन रहा, आम आदमी पार्टी ने 13 साल शासन किया। अपना कार्यकाल देखने के बजाय हम पर एक दिन में सवाल उठाने वाले ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे सवाल करने का, इन्हें अपना गरिमा झांक कर देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर चीन 90 गांव बसा रहा है। इस पर प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप चीन को लाल आंख के बजाय लाल सलाम की नीति अपना रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, भौगोलिक संप्रभुता एवं अखंडता सर्वोपरि है। मोदी सरकार इसे खतरे में डाल रही है। हमारा आरोप बड़ी जिम्मेदारी के साथ है और तथ्यों के आधार पर है। चीन ने अरुणाचल के बॉर्डर पर 90 नए गांव बसाने शुरू कर दिए हैं। पहले हमारी सीमा पर 628 ऐसे गांव चीन बसा चुका है, ऐसा समाचार पत्रों का कहना है। मोदी सरकार सीमा पर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का खूब प्रचार करती है। संसद में आपने खूब बढ़ा चढ़ाकर इसका बखान किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 2 वर्षों में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का 90% फंड खर्च नहीं हुआ है। ये योजना फरवरी 2023 में लॉन्च की गई थी और 4800 करोड़ आवंटित फंड में से केवल 509 करोड़ ही खर्च हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां 75 गांव सुधारने हैं, वहां केंद्र की मोदी सरकार ने ना के बराबर राशि दी है। दिसंबर 2024 में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा की, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मीठे पानी के संसाधनों का 30% हिस्सा है, जिससे इसका प्रवाह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2022 में राज्यसभा में विदेश मंत्रालय के एक जवाब के अनुसार आपकी सरकार ने कहा कि मार्च 2021 में चीन ने अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना को अपनाया, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के निचले इलाकों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की योजना का उल्लेख है। इसका मतलब है कि मोदी सरकार को 2021 से ही इस मामले की जानकारी थी, लेकिन फिर भी आपकी सरकार बिल्कुल चुप रही। बात स्पष्ट है, मोदी जी, आपकी सरकार की प्राथमिकता पीआर स्टंट और स्वयं के झूठे विज्ञापन है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी द ट्रिब्यून की खबर का
स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इससे पहले भी अखबारों में आया था कि चीन भारतीय सीमा में लगातार घुसपैठ कर रहा है। हमारी जमीन कब्जा करने के अलावा चीन अतिक्रमण पर कर बड़े बड़े बांध, सड़कें, पुल, मिलिट्री बेस, बंकर वगैरह का निर्माण कर रहा है। लद्दाख क्षेत्र में 2 नए प्रांत बसा दिए। अरुणाचल में 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावा कर रहा है। दर्जनों जगहों के नाम बदल दिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि चीन के सवाल पर मोदी जी या तो मौन साधे रहते हैं या फिर चीन को क्लीन चिट दे देते हैं कि ना कोई घुस आया है ना कोई घुसा हुआ है। देश की जनता जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता से समझौता करके चीन के आगे नतमस्तक क्यों हैं। हाथरस भगदड़ मामले में भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है। जो जांच की गई है उसमें पुलिस पर ही लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इस हादसे में 121 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। एक भगदड़ ने कई परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया था। अब इस मामले में पहले कहा गया था कि भोले बाबा की गलती रही, उनके कार्यक्रम में जरूरत से ज्यादा भीड़ आई, लेकिन अब जांच टीम ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए क्लीन चिट दे दी है। जांच में पाया गया कि ज्यादा बड़ी गलती पुलिस की रही। उनकी लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जान गई। बता दें, ये बात शुरू से कही जा रही थी कि भोले बाबा पर क्या सरकार का हाथ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय मूल के काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI का निदेशक नियुक्त किया है। काश पटेल ने इस नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी सांसदों समेत रिपब्लिकन पार्टी के 2 सांसदों सुसैन कोलिंस और लिसा मुर्कोवस्की ने काश पटेल की नियुक्ति के खिलाफ वोट किया। काश पटेल राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनके साथ काम कर चुके हैं। एक ओर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने को लेकर पहल की जा रही है, वहीं दूसरी ओर रूसी हमले में 12 नागरिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक पिछले दिन रूसी हमलों में 12 नागरिक मारे गए और 6 अन्य घायल हो गए। हालांकि रूसी सेना ने अभी तक इन हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 3 धमाके हुए हैं। इजराइल ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। ये विस्फोट ऐसे समय में हुआ जब युद्धविराम समझौते के तहत हमास की तरफ से गजा में 4 बंधकों के शव वापस किए गए थे। इजराइल के पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 2 अन्य बसों में विस्फोटक पाए गए हैं, लेकिन विस्फोट नहीं हुआ। इजरायली पुलिस ने कहा कि 5 बम एक जैसे थे और टाइमर से लैस थे। उन्होंने कहा कि 2 बमों को निष्क्रिय कर दिया गया है। तेल अवीव में घटना के बाद रेल और बस सेवा को बंद कर दिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.